पापा ने मरने से पहले ये वसीयत किया था, बेटा अपनी बहन का ख्याल रखना और मेरे नाम मार्केट में 2 जगह ज़मीन है। एक मैंने तुम्हारे लिए ले रखी है और एक मैंने अपनी बेटी अंजलि के लिए ले रखी है। अब वो मार्केट तुम्हारी अमानत है। अपनी बहन को विदा करते वक्त तुम उस ज़मीन को दो न दो, मगर एक बाप की तरह तुम उसको आशीर्वाद ज़रूर दे देना। मैं पापा की बात समझ चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। मेरे पापा ने आखिरी सांस ली और फिर इस दुनिया से चले गए। जब मेरी बहन को ये पता चला कि अब पापा इस दुनिया में नहीं रहे तो उसकी हालत बेहद ख़राब हो चुकी थी। वह चीखने चिल्लाने लगी, बस पापा को ही आवाज़ देती रही। बार बार उसे बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे, क्योंकि मेरी माँ की तो बहुत साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। अब घर में सिर्फ मैं और मेरी बहन थी और ऐसे मुश्किल टाइम में हम दोनों भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा थे। रिश्तेदार कुछ दिन रहे और फिर अपने अपने घरों को चले गए। अपने पापा की आखिरी वसीयत और अपनी बहन का बहुत ध्यान रखा करता था। कभी उसके साथ गुस्सा नहीं किया करता था, बिल्कुल वैसे ही रखता था जैसे पापा ने कहा था। कोई शक नहीं था, वो मेरी सबसे प्यारी लाडली बहन थी। मेरी शादी की उम्र भी हो चुकी थी। खानदान की औरतें मेरे पास आती और बहाने बहाने से यही कहती थी, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारा रिश्ता करवा देते हैं, तुम्हारा भी घर संसार बस जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने ये फैसला कर चुका था कि मुझे शादी जान पहचान वालों में कभी नहीं करनी है। सबकी नज़र हमारी मार्केट पर थी। मेरी बहन की उम्र अभी भी 18 साल की थी और इसलिए बहुत से रिश्ते आने शुरू हो चुके थे। लेकिन मैं जल्दीबाजी का फैसला करने वालों में से नहीं था। जानता था, खानदान भर में ये बातें मशहूर हो चुकी थी, मेरी बहन के नाम एक मार्केट है जिसका किराया ही अच्छा खासा आता है। अपनी बहन की उस आदमी से शादी करवाना चाहता था जो उसके साथ प्यार मोहब्बत से रहे, उसकी दौलत के पीछे ना हो, बल्कि उसे पसंद करके उसे खुशियां दे, उसकी इज्जत करे। वक्त यूं ही बीतता जा रहा था। जब मेरी मुलाकात निशा से हुई थी, पहली नज़र में ही मैं उसे मोहब्बत कर चुका था। मुझे मार्केट की दुकान पर नजर आई थी। मार्केट में ही हमारी अपनी एक दुकान भी थी जिस पर हम रोजमर्रा की सामान बेचा करते थे। उस लड़की के साथ मैं शादी करना चाहता था। मेरे उस दुकान पर भी बहुत भीड़ भाड़ रहता था, इसलिए मैं साथ में इधर भी ध्यान देता रहता था। वहीं से निशा मुझे पसंद आई थी और मैं निशा के घर रिश्ता भिजवा दिया था। हमारी शादी हो गई। मेरी शादी पर सबसे ज्यादा खुश तो मेरी बहन थी। बहनों के तो अरमान ही यही होते हैं कि वो भाइयों की खुशियां देखें, और मेरी बहन तो वैसे भी मुझ पर जान छिड़कती थी। जैसे जैसे टाइम बीतने लगा, मेरी बहन के लिए भी रिश्ते आने शुरू हो गए थे। वैसे भी मुझे मेरी पत्नी निशा पर पूरा भरोसा था। वही रिश्ते ला रही थी, जिनमें से एक रिश्ता मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वह रिश्ता अपनी बहन को बताया। इस बात से उसको कोई ऐतराज नहीं था। कहने लगी, भाई आपको जो ठीक लगे आप वही करो, मैं आपकी पसंद से राजी हूँ। मैंने बंटी के साथ अपनी बहन की शादी कर दी, लेकिन शादी के टाइम मैंने उसे बहुत ही कीमती सामान दिया था। ऐसे तो लोग अपने बेटों की शादी भी नहीं करते, जैसे शादी मैंने अपनी इकलौती बहन की थी। बस एक माँ बाप थे जो मैं उसे लाकर नहीं दे सकता था। बाकी मैंने उसके दहेज में कोई भी कमी नहीं आने दी थी। बंटी ने तो दहेज के नाम पर एक आना भी नहीं मांगा था, लेकिन मैंने खुद ही सब कुछ अपनी बहन को दे दिया था। सब कुछ जो मुझसे बन पड़ी मैंने सब कुछ दिया। अंजलि भी यही कहती रही कि भाई इतना सब कुछ मेरे लिए मत करो, आखिर मैं इतने सामान का क्या करूंगी। मुझे तो ज्वेलरी पहनने का शौक ही नहीं है, सोना पहनना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी थी। निशा थी मेरी साथ, खुश थी। टाइम यूं बीतने लगा। जिंदगी बड़े आराम से चल रही थी। मेरी बहन पहले हर हफ्ते मेरे पास चक्कर लगाया करती थी। उसका पति बाहर विदेश जाकर काम कर रहा था, अपने घर में अकेली रहती थी। जब उसका दिल करता तो वो हमारे घर आ जाती थी और फिर हम अक्सर साथ ही खाना खाया करते थे। बचपन की यादें ताजा किया करते थे और अपने माँ बाप के साथ बीता हुआ पल को भी याद करके मुस्कुराते रहते थे। साथ साथ आंखों में आंसू भी आ जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे निशा का अंजलि से व्यवहार बदलने लगा। मेरे सामने उसे कहती कि देखो, भले ही तुम्हारा पति विदेश में रहता हो, लेकिन तुम्हें अपने घर पर भी ध्यान देनी चाहिए। इस तरह तुम्हारी सास को तुम्हारे खिलाफ बात करने का मौका भी मिल जाएगा। रोज तुम्हारी नंद तुम्हारे घर आकर बैठी रहेगी, तुम्हारा कीमती सामान सब कुछ खराब कर देंगे। ठीक है कि तुम अपने घर पर रहा करो, अपने पति का दिल जीतो, उसके माँ बाप की सेवा करो। मेरी बहन कहीं न कहीं समझ चुकी थी कि मेरी पत्नी का रोज रोज आना पसंद नहीं करती। निशा की मोहब्बत में इतना अंदाजा तो हो ही चुका था कि मैं उसे मना करना भी मुनासिब नहीं समझा। यही सोचा कि निशा जो कहती है वह ठीक ही कहती है और वही सच है। धीरे धीरे मेरी बहन ने मेरे घर में आना बहुत कम कर दिया था।
कोई खास मौका होता या त्यौहार होती या फंक्शन होता तो ही आती। हमसे पहले भगवान ने उसकी गोद भर दी थी। भगवान ने उसे एक बेटा दिया था, वह भी बहुत खूबसूरत। वह एक बच्चे की माँ बन चुकी थी, लेकिन हम दोनों को अभी भी कोई औलाद नहीं हुई थी। जब भी बच्चे के लिए निशा को कहता तो वो बहुत सारी भाषण देकर वो मेरा मुंह ही बंद करवा देती थी। कहती भगवान को न जाने क्या स्वीकार है, हमें बच्चा देगा भी या नहीं। उसकी बातों से मैं ये भी अंदाजा लगा चुका था कि उसे बच्चों से कोई खास मोहब्बत तो थी नहीं, बल्कि वे आज़ाद रहना पसंद करती थी। उस दिन मैं अपनी मार्केट में ही मौजूद था जब मुझे एक कॉल आ गई। कॉल सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी, क्योंकि मेरे बहनोई बंटी का विदेश में बड़े बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुका था और उस एक्सीडेंट में मौके पर ही वो अपनी जान की बाजी हार चुका था। मेरा बहनोई बंटी की मृत्यु का सदमा सबसे ज्यादा मेरी बहन को ही हुआ था। अंजलि का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मैं तो मर्दों में ही सारी जिम्मेदारियां संभाल रहा था। जैसे ही बहन के पास गया वह तो मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। ऐसे यूं रोता देखकर मैं भी उसे हौसला देने लगा, लेकिन अपने आंसू पर काबू नहीं पा सका। तब मैंने अपने बहनोई का 13वीं से लेकर हर चीज का इंतजाम मैंने ही देखे थे। फिर बंटी को आखिरी अंतिम विदाई दे दिया गया, उसको अग्नि के हवाले कर दिया गया। मेरी बहन अपने ससुराल में रही, मैं भी उसे मिलने आया करता था। लेकिन एक दिन सुबह सुबह दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरी बहन अंजलि खड़ी थी, मुझे सीने से लगाकर रोने लगी। मैं सुबह सवेरे ही अपने सामने देखकर घबरा चुका था। कहने लगा, अंजलि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? इस वक्त इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो? अंजलि रोते हुए कहने लगी, भाई मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया है। कहते हैं हम तेरा खर्चा नहीं उठा सकते, तू अब अकेली नहीं है, तेरे पास एक बच्चा भी है, कल को इसका खर्चा भी बढ़ जाएगा। उन लोगों ने धक्के मारकर मुझे घर से निकाल दिया है। सारी रात मैंने सड़कों पर बिताया है और जैसे तैसे इस घर तक पहुंची हूँ। अपनी बहन पर यूं जुल्म होता देखकर मेरी आंखों में तो गुस्से से खून के आंसू निकलने लगा था। मैंने बहन को घर बिठाया और सीधा उसके ससुराल चला गया। उसके ससुराल में उसके सास देवर से खूब लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन वह लोग तो कुछ मानने को तैयार ही नहीं थे। कहने लगे, भाई मर गया, रिश्ता खत्म हो गया, ना तो अब इस दुनिया में बंटी है, ना ही उसका कोई हिस्सा मिलेगा। ये घर और जगह हमारी है, इसमें अब अंजलि का कोई हिस्सा नहीं है और ना ही उसके बच्चे को कोई हिस्सा मिलेगा। मम्मी पापा ने ये सारी जमीन मेरे नाम कर दी है, अब तुम जा सकते हो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें धक्के देकर यहाँ से भेज दूंगा। मैं वहाँ से चला आया, क्योंकि मैं उसका भाई था और मैं अभी जिंदा था। मैं उसको सारी उम्र बिठाकर खिला सकता था और तुम लोगों से तो अच्छा उसको रख सकता हूँ और आगे भी रख लूंगा। फिलहाल मैं अपनी बहन को घर ले आया, लेकिन ये बात निशा को बहुत बुरी लगने लगी थी। सारे घर का काम अंजलि से ही करवाने लगी थी, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता था। एक दिन मुझसे कहने लगी, हमें अंजलि की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए, जवान है, खूबसूरत है, उसके लिए तो कोई भी रिश्ता मिल जाएगा। जब मैंने ये सुना तो अपनी बहन से भी उसके बारे में बात की। अंजलि से कहा, तुम दूसरी शादी कर लो, पहली बार तुम्हारा नसीब खराब था, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। अंजलि रोने लगी थी, अपने बेटे को गले से लगाकर कहने लगी, बंटी मुझसे बहुत प्यार करता था और सबसे ज्यादा अपने बेटे से प्यार करता था, और बंटी के मरने के बाद मैं उससे बेवफाई नहीं कर सकती। अपने छोटे बच्चे को मेरे सामने कर दिया। रोते हुए कहने लगी, भाई क्या मेरा दूसरा पति मेरे बेटे से मोहब्बत कर पाएगा जैसा कि उसका अपना बाप करता था? ऐसा ना हो कि मेरा बेटा अपने सौतेले बाप का जुल्म सहता रह जाए। बंटी तो उसे अपने जिगर का टुकड़ा कहता था। अगर मेरा दूसरा पति मेरे बेटे पर हाथ उठाएगा, उसे डांटेगा, मारेगा, फिर भला मैं कैसे सब कुछ बर्दाश्त कर सकूंगी? मेरी बहन साफ इनकार कर चुकी थी कि वह कभी भी ऐसा नहीं करेगी, तो मैं भी चुप हो गया। इतने साल बाद मेरे घर में खुशखबरी आने वाली थी। एक दिन पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई। डॉक्टर के पास लेकर गया तो पता चला कि निशा माँ बनने वाली है। मैं तो खुशी से हवाओं में उड़ रहा था, लेकिन मुझसे ज्यादा अंजलि खुश थी। कहने लगी कि मैं सारे घर की जिम्मेदारियां संभाल लूंगी और अपनी भाभी का ध्यान रखा करूंगी ताकि उनकी सेहत पर बुरा असर ना पड़े। निशा भी मेरी बहन को नौकरानी समझने लगी, सारे काम उसी से करवाती, यहाँ तक कि अपने टांगे भी दबाती, सर भी दबाती, हर काम उसी से ही करवाती। भगवान ने मुझे पहला औलाद बेटा दिया था। मेरी बहन ने जब पहली बार मेरी औलाद को उठाया तो खुशी से रोने लगी थी, भगवान का धन्यवाद करने लगी थी और मंदिरों में रोज सुबह शाम भोग लगाया करती थी। वह अपने भतीजे और भाई की सलामती की भगवान से प्रार्थनाएं करती थी।
मेरी पत्नी उसे डांट भी देती थी, झड़क भी देती थी। मैं भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अंजलि के लिए बुरा सोचने लगा था। अपने माथे पर बल डालकर बात कर देता, फिर भी उसने कभी उफ तक ना किया, मुंह से एक शब्द तक ना निकाला था। मुस्कुराकर आगे से जवाब देती थी। जब निशा को लगा कि वह जो कुछ भी मेरी बहन को कहती रहे मुझे खास फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा सारा ध्यान तो अपने बेटे और उसकी तरफ ही हुआ था। उसने अब चलना फिरना भी शुरू कर दिया था। एक टाइम वह भी आ गया जब मेरा बेटा बोलने के काबिल हुआ। कई बार बच्चे इधर उधर से सुनकर गालियां सीख जाते हैं। मेरे बेटे ने भी गालियां सुन ली थी और सुनी भी थी जरूर उसने अपने माँ से ही होगी, क्योंकि निशा अक्सर गुस्से में मेरी बहन के बेटे को गालियां दिया करती थी, उसे कुत्ता भी कह दिया करती थी। मेरे बेटे ने भी यही गाली सीख ली थी। एक दिन जब मेरी बहन काम करके आई तो उसने खेलते हुए भतीजे को उठाकर उसकी गाल पर जोर से किस कर दिया। मेरा बेटा वहीं पर गुस्से से अपनी बुआ को गाली देने लगा और अपनी बुआ को वह कुत्ता कहकर ही बुलाता था। वह नाराज होने के बजाय मेरी बहन हंस दिया करती थी। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर उसे बड़ा खुशी महसूस होता था और ये एक बार फिर उसका गाल चूम लेती और उसे तंग करती। जब तक गालियां निकालता रहता मेरी बहन उसे चूमती रहती। अगर मैं अपने सामने ये सब कुछ होता हुआ देखता तो बेटे को डांट देता। एक बार जब मेरे सामने उसने अंजलि को गाली दी तो मैंने उसे डांट चुका था। खबरदार, जो दोबारा तुमने बुआ को गाली दी तो। मैंने निशा को भी डांटा कि उसे गालियां क्यों सिखाती हो। जब ये गालियां निकालेगा तो उसे डांटा करो, मारा करो। लेकिन निशा तो उल्टा मुझ पे ही उलझ पड़ी थी। कहने लगी, तुम्हारा बहन का लड़का हमेशा गाली देता रहता है, उसी से ही इसने ये गाली सीखी है। तुम्हारी बहन अपनी औलाद को सर पर चढ़ा कर रखती है। हर टाइम मेरा बच्चा उसके साथ रहता है, उन्होंने ही उसे बिगाड़ा हुआ है। हकीकत क्या थी मैं जानता था, फिर भी मेरी दिलचस्पी अपनी बहन और भांजे में कम होने लगी थी। एक टाइम वह भी आया जब मेरे भांजे स्कूल जाने के काबिल हो गए। मेरी बहन मेरे पास आई और कहने लगी, भाई मेरा बेटा 5 साल का हो गया है, उसका एडमिशन स्कूल में करवाना है। लेकिन मेरी पत्नी मेरे पास ही बैठी थी, जल्दी खर्चा का रोना लेकर बैठ गई थी। महीने का खर्चों का किताब मेरे सामने खोलकर रख दी थी। कहने लगी, एक तो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, 100 खर्चे हैं, कहाँ से पूरे होंगे। अगर ये बच्चे भी स्कूल जाने लगे तो हमारे तो खर्चे ही पूरे नहीं हो पाएंगे। मैं भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिला रहा था। कहने लगा, सब्र करो, रुक जाओ, 1-2 साल के बाद करवा देंगे तुम्हारे बेटे का दाखिला। फिलहाल महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है और मार्केट में किराएदार पैसे भी नहीं दे रहे। जबकि आज ही मैं सब्जी और किराया लेकर आया था और जब अंजलि कमरे में दाखिल हुई थी तो मेरे हाथ में नोटों की गड्डी भी मौजूद थी, जिसे मैंने जल्दी से तकिए के नीचे छुपा चुका था। मेरी बहन ने जब ये सुना तो वह जल्दी कहने लगी, भाई पहले ही मेरे बेटे की उम्र ज्यादा हो रही है, उसको तो 2 साल पहले ही एडमिशन करवाना था, अभी तक उसको स्कूल में नहीं डाला गया। बहुत लेट हो चुके हैं हम। उसकी पढ़ाई के हिसाब से हम उम्र के बच्चे तो दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ रहे हैं। अब ज्यादा मैं कितना इंतजार करूंगी। मैं कुछ नहीं बोला था और कुछ बोलता तो उससे पहले ही निशा कहने लगी, अच्छा अगर इतना ही शौक है पढ़ाने का तो जाओ अपने खर्चे से पढ़ाओ, मेरे पति पर क्यों जोर डालती हो। ये अपने बच्चे के खर्चे पूरे करे ये तुम्हारे। मेरी पत्नी का इतना कहना था कि मेरी बहन चुप हो गई। कुछ देर के बाद कमरे से बाहर निकली, उसके हाथ में बैग था। हमारे गांव में पुराना मकान मौजूद था जहां पर हम पहले रहा करते थे, लेकिन फिर इस शहर में शिफ्ट हो गए थे। बहन कहने लगी कि मैं उसी घर में जाकर रह लूंगी। मैंने भी उसे नहीं रोका था और बहन वहां चली गई। मैंने खर्च के नाम पर उसके हाथ में 1 रुपया भी नहीं रखा था। गांव जाकर सबसे पहले तो उसने अपना जेवर बेचा था। जेवर का कुछ हिस्सा बेचकर उसने घर में सौदा मंगवा लिया था। फिर अपने लिए सिलाई मशीन और यूं सिलाई कढ़ाई करके वे अपना और अपने बेटे का गुजारा करने लगी थी। उसने अपने बेटे का एडमिशन भी सरकारी स्कूल में करवा दिया था। उसका बेटा पढ़ने में बहुत तेज था, वहीं बेटे को पढ़ाने लगी थी। मुझे भी अपनी बहन से अब खास मोहब्बत नहीं रही। वह जिए या मरे, जैसा मेरा उससे कोई वास्ता ही नहीं था। मैं निशा और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश था। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। मैं 2 बच्चों का बाप बन गया था। मेरी बहन का बेटा स्कूल में हर साल अच्छे नंबरों से पास होता था और अब उसने 10वीं टॉप किया था। उसको स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप मिला था और उसका सबसे महंगे कॉलेज में एडमिशन करा दिया गया था और उसका सारा खर्च सरकार ही दे रही थी, क्योंकि वह हर क्लास का टॉपर था और मेरी बहन भी बहुत खुश थी। इसी तरह उसने कॉलेज भी पास कर लिया और आगे की डिग्री पाने के लिए उसे विदेश में जाने का मौका मिल गया। इसी सिलसिले में कुछ दिन के लिए मेरी बहन मेरे पास आकर ही रहने लगी थी। उस दिन मेरी बहन मेरे घर आई, आकर मुझसे कहने लगी, भाई मेरे हिस्से की जो मार्केट में दुकान है
पापा ने जो मार्केट मेरे नाम की थी वो मुझे दे दो, ताकि मेरे बेटे को विदेश जाने में कुछ पैसों की ज़रूरत है और मेरी सिलाई कढ़ाई से इतना पैसा मेरे पास नहीं है कि मैं उसे दे पाऊंगी। जब मैंने ये सुना तो मैं हैरानी में पड़ चुका था। मुझे तो अय्याशियों की आदत हो चुकी थी। उसी पर मेरी पत्नी बोली और कहने लगी कि तुम यहीं आ जाओ, आकर हमारे पास अब रहो। तुम्हारा बेटा भी विदेश चला जाएगा तो तुम अकेले गाँव में क्या करोगी। मेरी बहन को सिर्फ 4 लाख की ज़रूरत थी। मैंने उसे पैसे दे दिए और उसका बेटा विदेश चला गया और उसको वहीं पर पढ़ाई पूरी करनी थी। उसके बाद उसकी जॉब भी लग जानी थी। वह कुछ 4-5 सालों के लिए चला गया था। मेरी बहन मेरी बात मान गई और वह उस दिन से हमारे घर पर ही रहने लगी। बहन अब खुश हो चुकी थी। कुछ दिन के बाद ही वह अपना सामान लेकर शिफ्ट हो चुकी थी। जबकि निशा मुझे कहने लगी, अगर मार्केट अपनी बहन के नाम करोगे तो करोड़ों का नुकसान उठाओगे। अगर उसके बेटे को 4 लाख रुपए देकर उसको चलता करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे मेरी पत्नी ने पैसों का लालच सिखा दिया था। अगर तुम्हारी बहन का बेटा पढ़कर वापस आएगा और कहीं वह नौकरी के लिए या कोई बिजनेस करेगा तो फिर पैसे मांगेगा। कहने लगी, ऐसे पैसे जाते रहें तो हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, हम तो सड़क पर आ जाएंगे। यूं एक दिन हमने फैसला कर लिया, क्यों ना अंजलि को मार दिया जाए। वैसे भी अक्सर बीमार रहती है, मर जाएगी तो जान छूट जाएगी। ये सोचकर मेरे दिल में दौलत की हवस इतनी जागी, मैंने दूध का गिलास लिया और उसके दूध में जहर मिला दिया। अपने हाथों से मैंने वह जहर वाला दूध अपनी बहन को दे दिया। कहने लगा, उसको पी लो, रबड़ी दूध है। मैंने घर में सबके लिए लाया था। मेरी बहन ने वह दूध बड़ी प्यार से पी लिया था और बिस्तर से उठ ही नहीं पाई थी। वह दूध पीती रही और साथ में यूं ही मुझसे बचपन की बातें करती रही। जैसे जैसे दूध के असर दिखाना शुरू कर दिया, मैंने दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी थी। मेरी बहन अंदर तड़प तड़प कर मर चुकी थी। उसके मुंह से झाग फर्श पर बिखर चुका था। कांच का गिलास था। मैंने सारे सबूत साफ कर दिए थे और जब वो मर चुकी थी उसके बाद मैं उसे अस्पताल ले गया। अस्पताल वालों ने जवाब दे दिया कि वह मर चुकी है। डॉक्टर को पता चल गया था कि उसने जहर खाया है। मैं डॉक्टर को मंत्रगणित कहानी सुना दी। मैंने कहा कि इसका बेटा घर से भाग गया है, उसके ही गम में इसने अपने आप को मार डाला है, और एक चिट्ठी भी लिख दी जिसमें उसके बेटे की झूठी कहानी लिख दी और उसके बेटे से कहा कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे विदेश जाने का सदमा लग गया है और वह इस दुनिया से चली गई है। उसके बाद मैंने उसकी रिपोर्ट बदल दी। हार्ट अटैक की रिपोर्ट डॉक्टर को पैसे देकर बनवा लिए। सबसे ज्यादा मैं ही दहाड़े मार मार कर रोया था। मेरी बहन मर गई। अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। दिल ही दिल में निशा और मैं खुश थे कि चलो जान छूटी। उसका बेटा विदेश से चला आया और उसकी 13वीं करके वापस विदेश चला गया। उसका बेटा अपनी माँ के लिए तड़प तड़प कर रो रहा था और कह रहा था, माँ तुम्हारा सपना मैं जरूर पूरा करके दिखाऊंगा। आज जो भी कुछ हूँ मैं तुम्हारी वजह से हूँ। जो सपना तुमने मेरे लिए देखा मैं उसे पूरा करके रहूंगा। मैं अपनी जिंदगी बड़ी आराम से बिता रहा था, लेकिन फिर मेरे बेटे जवान हो गए। बेटों ने कहा कि हम बाहर विदेश में बिजनेस करना चाहते हैं, मार्केट बेचनी है। मैंने अपनी बहन वाली सारी मार्केट बेच दी। करोड़ों रुपए हाथ आए थे, सब कुछ अपने बच्चों को दे दिया। दोनों बेटे बाहर विदेश जाकर सेटल हो गए। कारोबार शुरू कर लिया। कारोबार को और बढ़ाने लगे। उन्होंने ये घर और दूसरी मार्केट भी बेचने को कहा। मैंने मना कर दिया, लेकिन अब मैं कमजोर हो चुका था। बेटों के आगे कहाँ चलती थी। वैसे भी उन्होंने कह रखा था कि हम दोनों आपको विदेश में बुला लेंगे। मैंने अपना घर, मार्केट सब कुछ बेच दिया, बेटों को दे दिया, लेकिन बेटों को उसमें अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा था। मैं खाली हाथ रह गया था। बेटों ने वहीं जाकर अंग्रेजी मैडमों से शादी कर ली। पत्नी ने जब देखा कि मैं कंगाल हो गया हूँ तो जैसे तैसे बेटे से लड़कर खुद को लंदन बुलवा लिया था और वहीं पर रहने लगी। उसकी हालत एक नौकरानी से कम नहीं थी। वह मेरे बेटों के बच्चों को संभालती थी और पूरा दिन घर में झाड़ू पोछा करती फिरती थी। बहू के इशारों पर नाचती थी। अब वापस मेरे पास आना चाहती थी और मैं तो खुद यहाँ भिखारी बन गया था। बेटों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे, लेकिन वो पैसे ना भेजते। मैं मजबूर होकर एक दिन भूख से इतना तंग हो गया कि अपना मोबाइल बेच दिया और फिर मेरी किस्मत मुझे उस मार्केट के हिस्से पर ले आई। मैं अब बैठा सारा दिन लोगों को आते जाते देखता रहता हूँ। मार्केट तो वैसा का वैसा ही आबाद है, लेकिन मैं उजड़ चुका हूँ। शायद मैंने अपने माँ बाप की वसीयत नहीं मानी थी, अपनी बहन को उसका हक नहीं दिया था। आज अगर मैं अपनी बहन को उसका हक दे देता, उसका कत्ल ना करता, तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती। अरे मेरी बहन तो मेरी गाली भी फूल समझती थी और मैंने क्या किया, अपने हाथों से अपनी खुशियों का गला घोंट दिया और अब मैं एक भिखारी बनकर
सड़कों में भीख मांगता फिरता हूँ और मेरा भांजा विदेश से पढ़कर लौट आया था और वह एक बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब करता था और उसकी खुद की एक हवेली थी। उसने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे उसका सामना करने में डर लगता है। आज मेरी बहन की अच्छाई करने की वजह से उसकी औलाद किस मुकाम पे है और उसने अपनी जन्म धरती को नहीं भूला और वह यहीं आकर रहता है और वह बहुत संस्कारी भी है और वह आज भी अपनी माँ की बरसी पर करोड़ों का भंडारा करता है और गरीबों में दान करता है। मैं उसको देखकर बहुत खुश होता हूँ, लेकिन मैं कभी उसके सामने नहीं जाता। मेरे गुनाहों की सज़ा तो मुझे और मिलनी चाहिए। मेरी कहानी सुनाने का मकसद यही था कि मैं तो अपने बुरे कर्मों की सज़ा काट रहा हूँ और आप लोगों को अपनी कहानी सुनाकर आप लोगों को उन सभी बुरी चीज़ों से बचाना चाहता हूँ। रिश्तों की कदर करना मेरे यारों, वरना लालच की आग तुम्हें भी अपने लपेटे में ले सकती है। अंत में बस इतना कहना चाहूँगा, किसी भी रिश्ते को हद में ही अहमियत देनी चाहिए, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, या पति पत्नी का हो, या फिर माँ बेटे का हो, या फिर भाई बहन का हो। जहाँ आंख बंद करके किसी भी रिश्ते पर भरोसा किया जाता है, वहाँ पीछे कई रिश्तों की मौत भी हो जाती है। इसलिए हर वक्त अपने दिमाग और दिल को खुला रखें। दिमाग को इसलिए खुला रखें कहीं आप किसी के द्वारा इस्तेमाल तो नहीं किए जा रहे, और दिल को इसलिए खुला रखें कहीं अपनों के साथ कोई गलती ना हो जाए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।